लेकिन बाद में तो इस बात को याद रख, मैं आपको उसमें भी कंपेयर करूंगा, क्योंकि हर पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और जहां खड़े हो जाएंगे नंबर वहीं से लग जाता है। हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम अरुण सिंह है, आपका केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में हाइपर कॉन्जुगेशन किया था, अभी आज के क्लास में हम करने वाले हैं रेजोनेंस, और हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर और रेजोनेंस के ऊपर भी, क्योंकि ये हमारा एक बेसिक चीज़ है जो हमें ऑर्गेनिक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑर्गेनिक अगर आपको करना है तो आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। क्योंकि इसका यूज देखोगे तो आप हेलो एल्केन्स, हेलो एरेन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, इन सब में कहीं ना कहीं इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स तो है ही अगर हम बात करें तो। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आज रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि रेजोनेंस वर्ड सबसे पहले जब यहाँ पे आया था तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो लुईस कौशल ने दिया था। अगर आपने देखा होगा या सुना होगा, देखा तो नहीं होगा लेकिन सुना जरूर होगा केमिकल बॉन्डिंग में कि रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन बाद में रेजोनेंस को जो होता है वेस्पर थियरी ने, कह सकते हो कि एक तरीके से एग्रीमेंट दे दिया कि नहीं, रेजोनेंस होता है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में हमें जानना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है, तो वी नीड रेजोनेंस हियर, अगर हम देखें। लेकिन हम ऑर्गेनिक में रेजोनेंस कैसे करते हैं, तो रेजोनेंस का एग्जैक्ट मीनिंग होता है डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, या कह सकते हो कि शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। याद रखना, रेजोनेंस में एटम कभी भी शिफ्ट नहीं होता। जैसे हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में देखा था, उसी तरीके से अभी हम बात करेंगे रेजोनेंस में। रेजोनेंस में हमारा सिर्फ यहाँ पे पाई बॉन्ड ही डिलोकलाइज होता है, एटम कभी भी नहीं होता। अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछ लिया है और उसमें दे दिया डिलोकलाइजेशन ऑफ एटम, तो कैन नेवर बी। तो इस बात को याद रखना। तो रेजोनेंस में क्या होता है, जितना ज़्यादा डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, रेजोनेंस होगा। इसके ऊपर हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ यहाँ पे रेजोनेंस के टर्म्स देख लेते हैं। रेजोनेंस है क्या, ठीक है, रेजोनेंस है क्या। देखो, अगर देखा जाए तो रेजोनेंस के बारे में आप समझ सकते हो कि यहाँ पे मैंने बताया कि रेजोनेंस इज ए हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ केमिकल स्पीसीज। कंसीडर तो यही किया गया था कि एक हाइपोथेटिकल है जिसमें डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता है, जिसके बेस पे हम यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये है उसका क्या डेफिनेशन। चाहे तो आप डेफिनेशन को लिख लो या जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझ लो। यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक कैनोनिकल फॉर्म हमें मिलता है। याद रखना, इसमें मेनी स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है अगर देखा जाए तो उसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होती है। मैं आपको उसमें भी कंपेयर करूँगा और बताऊँगा कि कैसे स्टेबिलिटी को हम वहाँ पे देख सकते हैं। तो दिस इज़ द डेफिनेशन। तो चाहे तो आप लिख सकते हो या यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, इसके बाद अगर हम बात करें तो रेजोनेंस जो होते हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। अगर आप जानते होगे तो रेजोनेंस यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है यहाँ पे प्लस आर और सेकेंड होता है माइनस आर। लेकिन क्या आपको पता है कि प्लस आर और माइनस आर होने के लिए और भी कोई यहाँ पे इफेक्ट होता है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वैसे तो हम कहते हैं कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट अगर सही तरीके से देखा जाए तो बिना प्लस एम और बिना माइनस एम के प्लस आर और माइनस आर हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम जनरली ये कहते हैं कि जो हमारा प्लस आर है वो किसकी वजह से होता है, प्लस एम की वजह से, और माइनस आर है वो किसकी वजह से होता है, माइनस एम। और प्लस एम माइनस एम है क्या, ये एक मेजोमेरिक इफेक्ट होता है, और दोनों एक परमानेंट इफेक्ट है। हमारा जो रेजोनेंस है और मेजोमेरिक इफेक्ट, ये दोनों के दोनों परमानेंट इफेक्ट होते हैं। लेकिन बच्चों इसमें याद रखना है कि अगर यहाँ पे जनरली, मैं ही नहीं, सारे टीचर्स, कोई भी टीचर्स होगा, आप देखोगे हर एक की वीडियो अगर देखते हो तो वहाँ पे यही बोलेंगे कि प्लस आर प्लस एम, माइनस आर माइनस एम में कोई डिफरेंस नहीं है। बट अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे बिना प्लस एम के प्लस आर पॉसिबल नहीं है और माइनस एम के माइनस आर पॉसिबल नहीं है। हम कैसे यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे प्लस एम और माइनस एम के मैं कुछ ऑर्डर दे के रख रहा हूँ, उसको भी आपको नोट कर लेने हैं, जो आपको बहुत काम आएगा। क्योंकि ये प्लस एम माइनस एम के बेस पे हम एसिडी को बेसिक स्ट्रेंथ भी बेंजीन के ऊपर जब अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट होता है तो हम उसका फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो चलो देखते हैं यहाँ पे प्लस आर जो कि किसकी वजह से होता है, प्लस एम की वजह से, और माइनस आर किसकी वजह से होता है, माइनस एम की वजह से। एक्चुअली अगर देखोगे कि जब बेंजीन रिंग होता है, देखो पहली बात तो जो हम रेजोनेंस करने वाले हैं एरोमेटिक के लिए करने वाले हैं, फिर हम एलिफैटिक के लिए भी देखेंगे जहाँ पे कॉन्जुगेशन फॉर्म में अगर बॉन्ड होता है तो वहाँ पे हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एरोमेटिक के लिए यानी बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर्स के लिए हम देख सकते हैं कि कैसे एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे रेजोनेंस शो करता है। ठीक है, तो लेट्स सी यहाँ पे। तो देखो पहले प्लस आर की बात किया जाए तो जो बेंजीन है, शायद आप देखे होंगे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर यही होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है, शायद आपने देखा होगा। इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ऐसा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इनमें भी कोई डिफरेंस नहीं, ना तो इसमें ना तो इसमें। इवन मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये सब के सब बेंजीन है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ओपन करूं तो अगर आप ओपन करता हूं तो शायद आपको इस तरीके से दिखेगा। तो कुछ बच्चे तो समझते ही होंगे कि यहाँ पे इसका ओपन स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये ऐसे होता है, जो आपको समझ में आएगा, देख सकते हो यहाँ पे। तो ये हमारा बेंजीन है। हर कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, वो भी अल्टरनेट में देख सकते हो, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। और हर कार्बन के पास एक एक क्या है, हाइड्रोजन है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस बेंजीन में अगर रेजोनेंस हमें देखना है, ठीक है, रेजोनेंस अगर देखना है तो सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन फॉर्म में होना चाहिए, यानी अल्टरनेट कार्बन के साथ होना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन हो सके। जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही बढ़ती है। तो यानी अगर देखा जाए तो हाइपर कॉन्जुगेशन से ज़्यादा स्टेबल प्रॉपर्टी कौन रिप्रेजेंट करता है, रेजोनेंस। अगर आपको कंपेयर करने के लिए आ जाए, हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबल है, यानी कोई मॉलिक्यूल है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, और कोई मॉलिक्यूल इसमें रेजोनेंस है, एंड विच इज़ द मोर स्टेबल। तो अगर वहाँ पर रेजोनेंस की प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो रेजोनेंस की वजह से वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस में कंपेयर करता है तो 9 टाइम्स हाइपर कॉन्जुगेशन एंड एक रिंग में जितना रेजोनेंस होता है, उन दोनों की अगर देखा जाए, एक्सपेक्टेड अगर देखा जाए, वैल्यू सेम होती है। अगर 9 टाइम हाइपर कॉन्जुगेशन से थोड़ा सा भी कम हुआ तो जो हमारा सिंगल रिंग में अगर जो रेजोनेंस हो रहा है बेंजीन के, वो ज़्यादा प्रायोरिटी शो करेगा कंपेयर टू 8 टाइम्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये सारे एग्जांपल हम देखने वाले हैं आज के क्लास में। पहले रेजोनेंस करेंगे, तो लेट्स सी यहाँ पे हम देखेंगे रेजोनेंस। और उससे ही पहले मैं आपको बता दूँ, आपको मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेना, जिसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करके आपको दिखा सकता हूँ। तो ये टाइप्स ऑफ हमारे क्या है, रेजोनेंस। पॉजिटिव रेजोनेंस आप देख सकते हो। पॉजिटिव रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, जो प्लस एम की वजह से होता है। अब प्लस एम की वजह से कैसे होता है अगर देखा जाए तो होता क्या है कि जब रिंग के ऊपर कोई ग्रुप कनेक्ट है और वो ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन दे, देखो मैं आपको दिखाऊं ऐसे। अगर आपके पास सपोज करो कि कोई ग्रुप है, यहाँ पर कोई भी ग्रुप XYZ कोई भी ग्रुप है, और ये ग्रुप क्या करो, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन तभी देगा जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो, क्योंकि पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन हो रहा है ना। जैसे ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होगा तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी हो जाएगी। ये याद रखना। फिर से बता रहा हूँ कि इसको मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ और आपको दिखा देता हूँ होता क्या है। आपको पता है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और यहाँ पे कोई ग्रुप है, ठीक है। अब एक ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, सपोज कर लो इलेक्ट्रॉन देने वाला है। कैसे डिसाइड करेंगे अभी मैं आपको मेसोमेरिक में दिखा दूंगा। इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो क्योंकि मैंने क्या बताया कि हमारा रेजोनेंस क्या होता है, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड अल्टरनेट में है। अगर ये पाई बॉन्ड सपोज करो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है इस कार्बन पे, तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, कम। यानी ये अपना ऑक्टेट की जो कह सकते हो स्टेबिलिटी होती है लूज कर जाएगा। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ग्रुप देगा। जब भी कभी ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिंग साइड में दे, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर रिंग साइड में होता है तो ये ग्रुप हमेशा किसका काम करता है, प्लस एम का। और ऐसे केस में जो हमारा रेजोनेंस बनेगा वो क्या बनेगा, प्लस आर बनेगा। पहली बात तो ये नोट कर लेना। अब अगर सपोज करो कि वही मॉलिक्यूल मैं ले रहा हूं, यानी बेंजीन रिंग ले रहा हूं, और इसमें भी अगर मैं आपको बात करूं, ऐसा ग्रुप है, ऐसा हमारे पास ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन लेता हो, ठीक है। जैसे मान लो एक ग्रुप के साथ कोई XYZ एटम कनेक्टेड है, ठीक है, अच्छे से देखना। तो ऐसे केस में होगा क्या कि पाई बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होता है
क्योंकि अपनी ओर खींचेगा। अब खींचने के लिए क्या होता है कि इसके पहले आपको बताया था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर पावरफुल सो दैट पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जब वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये हो जाएगा क्या, माइनस, और ये हो जाएगा बेचारा प्लस। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, आउटसाइड ऑफ द रिंग होगा। क्या होगा, आउटसाइड ऑफ द रिंग। जैसे ही रिंग पे आउटसाइड ऑफ द रिंग जा रहा है, वो ग्रुप इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, किसके, इस बेंजीन के पाई बॉन्ड को, तो ऐसे केस में यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे रिंग के ऊपर प्लस जनरेट हो रहा है, और यहाँ पे देख सकते हो कि ये जब बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो रिंग के ऊपर माइनस जनरेट हो रहा है। रिंग के ऊपर माइनस जनरेट हो रहा है और इसके ऊपर क्या हो रहा था, प्लस। और इसमें क्या हो रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा और रिंग के ऊपर प्लस बन रहा है। तो जब यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे यानी पुल करे, तो ऐसे केस में ये हमेशा माइनस एम का काम करता है, और इस माइनस एम की वजह से क्या होगा, माइनस आर होगा। अब कोई भी बोले कि क्या यहाँ पे माइनस एम माइनस आर की या माइनस एम या प्लस एम की वजह से रेजोनेंस पॉसिबल है रिंग में। अब नॉर्मल रिंग का वहाँ पे आप हाइपोथेटिकली अगर देखा जाए, इमेजिन कर सकते हो कि नहीं भाई पाई बॉन्ड डिलोकलाइज हो रहा है। शायद आपने देखा होगा कि घर में अगर सीलिंग फैन है ऐसे लगा हुआ है, जब तक आप स्विच ऑन नहीं करोगे उसके सारे ब्लेड्स आपको देखने को मिलेंगे भाई। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो वहाँ पे क्या हो रहा है, फैन रोटेट होना स्टार्ट कर दिया, तो आपको ब्लेड दिखाई देगा सेपरेटली? बिल्कुल नहीं भाई, उसके लिए पावर रिस्पॉन्सिबल है। तो वैसे ही इस रिंग में अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर डिलोकलाइज हो रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ए प्लस एम और माइनस एम, जिसको हम बोलते हैं मेजोमेरिक। तो ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप याद रख सकते हो। तो प्लस एम की वजह से प्लस आर और माइनस एम की वजह से माइनस आर होता है। तो अब थोड़ा सा आप क्या करो, इसके टाइप्स जो है वो याद कर सकते हो। यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेजोनेंस आप अच्छे से देख सकते हो। इसकी डेफिनेशन भी आप चाहे तो इसे लिख सकते हो कि पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट होता है, कि यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट अकर्स व्हेन द ग्रुप्स रिलीज इलेक्ट्रॉन्स टू द अदर मॉलिक्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ डिलोकलाइजेशन। मतलब अगर कोई ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, दे रहा है किसी दूसरे को, जैसे मैंने दिखा इसके पहले, तो उसे हम बोलते हैं क्या, पॉजिटिव रेजोनेंस। नेगेटिव क्या होता है, अगर वही ग्रुप इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ले रहा है। देख सकते हो कि नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट अकर्स व्हेन द ग्रुप विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अदर मॉलिक्यूल। जब वो अदर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को क्या करे, खींचे, अपनी ओर खींचे, तो उसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव रेजोनेंस। एक प्रॉपर एक डेफिनेशन है, आप अच्छे से इसको नोट कर लो। इसे मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक बेस्ट वे बताऊंगा जिसमें आप अच्छे से प्लस एम प्लस आर और माइनस आर को कैटेगराइज कर सको। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें कुछ और चीजें हैं जो आपको लिखना है। मैंने बताया था ऑर्डर की बात, ठीक है। मेजोमेरिक इफेक्ट सबसे पहले जान लो क्या है, कि मेजोमेरिक इफेक्ट इज डिफाइंड एज द परमानेंट इफेक्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड टू एटम और फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड और फ्रॉम लोन पेयर टू सिंगल बॉन्ड। मतलब वही है कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि किसी एटम से कोई ग्रुप है, अगर सपोज कर लो, अगर वो पाई इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, जो रेजोनेंस में लेके जा रहा है। भाई मैंने अभी तो बताया कि रेजोनेंस तभी होगा जब आप वहाँ पे एम इफेक्ट शो करोगे, जो मेजोमेरिक इफेक्ट होता है। ये कहने के लिए अच्छी लगती है कि भाई अपना रेजोनेंस मेजोमेरिक दोनों सेम है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा देखोगे तो आप खुद ही वहाँ पे खुद देख सकते हो कि अगर हम वहाँ पे प्लस एम माइनस एम नहीं रखे तो क्या रेजोनेंस पॉसिबल है। कहना सुनने के लिए तो अच्छा होता है कि नहीं हो सकता है भाई, आप प्रूव करो, देखो यहाँ पे। तो ये देख सकते हो यहाँ पे बताया हुआ है, और इनमें भी हम देखेंगे कि कैसे होता है। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे मेजोमेरिक, टाइप्स ऑफ मेजोमेरिक क्या है जो हमने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर लिया है। प्लस एम है और माइनस एम है। हाँ, इसमें आपको क्या करना है, इनके ऑर्डर्स आपको देखने होंगे। जैसे प्लस एम का क्या ऑर्डर होता है आपको ये याद रखना होगा, क्योंकि इसके बाद जो मैं एक्सप्लेन करूंगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल शो करेगा कि रेजोनेंस कैसे होता है। मैं इस वजह से आपको यहाँ पे प्लस एम और माइनस एम दिखाना चाहता हूँ। देखो प्लस एम की अगर बात किया जाए तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं प्लस एम। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए प्लस एम ग्रुप, फर्स्ट एटम विच बियर्स द नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इज ऑलवेज शोज द प्लस एम इफेक्ट। ठीक है क्या, क्योंकि मैंने बताया कि प्लस एम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोलते हैं। आपको याद रखना है क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, क्योंकि ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता हो, देता हो।
और देने के बाद उसके ऊपर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, प्लस m ग्रुप। तो ये जो ऑर्डर है ये आपको याद रख लेना, क्योंकि इसकी काफी इंपॉर्टेंट रोल होती है। जब बेंजीन रिंग में ये सब होते हैं तो उसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ हम डिटरमाइन कर सकते हैं, और इवन स्टेबिलिटी भी। तो इसको फटाफट अब क्या करो, इसके ऑर्डर को, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये फटाफट आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जिससे आपको बाद में ये अच्छे से पता रहे। हम लोग अभी इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या, प्लस m ग्रुप। प्लस m फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लस m का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है, तो ये सब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है। अब देखो एक बात और ध्यान से, आगे अगर हम देखें यहाँ पर तो आता है कौन सा हमारा, माइनस m ग्रुप। तो जो माइनस m ग्रुप है, शायद आप देख रहे हो यहाँ पर, होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, अपनी ओर खींचता है, जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या खींचता है, भाई इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो, इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो। तो ये सारे ऐसे ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अ ग्रुप दैट कंटेन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द हेटेरो एटम एंड विल शो माइनस इफेक्ट, एंड ड्यू टू माइनस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग इज डिक्रीजेस। आप देख सकते हो किस पे, ऑर्थो पैरा पे। तो अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो ऐसे ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे तो बेंजीन के ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। हाँ, अब बात आती है, क्योंकि मैंने बताया कि ये सारे ऑर्डर आपको लिख लेना है, जिससे बाद में पता चले कि इनके इम्पैक्ट और इफेक्ट क्या है। तो चलो अब 1 बाय 1 करके मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूं और यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ऑर्डर तो आपने देख लिया, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्लस m कौन है और माइनस m कौन है, बहुत ही सिंपल वे में बताने वाला हूँ। देखो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, जैसे आपके पास रिंग है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, रिंग है। अब इस रिंग में हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को अल्टरनेट फॉर्म में रखेंगे, बेंजीन बनाएंगे। सबसे पहली बात, ये बेंजीन रिंग आप देख रहे हो। अभी आप इसमें देखो, अंडरस्टूड होता है कि भाई बेंजीन में ऑर्थो कौन है, पैरा कौन है, अगर कोई ग्रुप नहीं है। किसी से जो बहुत ही स्टूडियस होगा, जो बहुत पढ़ाकू होगा, बोलेगा ऑर्थो ए है और मेटा हमारा ए है और पैरा ए है, लेकिन उसके लिए क्या भाई, जो बेसिक से जानता ही नहीं। तो मैं उन सारे बच्चों को बताना चाहूँगा जो अभी तक बेंजीन रिंग में ऑर्थो पैरा मेटा के बारे में नहीं जानते हैं, उसको बारे में बताना चाहता हूँ। तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आप बेंजीन रिंग बनाओ बिंदास एकदम। अब इसमें क्या करो कि अभी ऐसा कोई पोजीशन हम डिसाइड नहीं करेंगे कि जो ऑर्थो मेटा पैरा हो, क्योंकि हर पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। कोई भी अटैक करेगा एवरी पोजीशन पे वो इलेक्ट्रॉन पाएगा। अब क्या सोचते हो, यहाँ पे कोई मेन ग्रुप अटैक करेगा तो अभी तक मैंने मेटा, इसके पहले वाले में बताया ना कि लोग जो स्टूडियस होते जो पढ़ते हैं बोलते हैं अरे मेटा है भाई, अब एक ग्रुप लग गया यहाँ तो क्या मेटा है, नहीं। हम इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा की बात करेंगे। अगर ये ग्रुप यहाँ ना लगकर एक ग्रुप यहाँ लगता है तो हम इससे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा की बात करते हैं। तो जो मेन ग्रुप है, जो हमारा प्रायोरिटाइज के बेस पे जो फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, वो जहाँ खड़े हो जाएंगे नंबर वहीं से लग जाता है, ऐसा हम बोलते हैं। तो वैसे जहाँ अटैच हो जाएंगे हम नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आओ देखते हैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके। सपोज कर लो कि आपके पास यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, कोई भी ग्रुप हो XYZ, चाहे वो आपका -m वाला हो या +m वाला हो, ठीक है। तो इस पोजीशन को हम 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे, इसको 5 देंगे और इसको 6 देंगे नंबर। अब याद रखना है आपको कि जिस पोजीशन पे ग्रुप है वो पोजीशन को हम क्या बोल रहे हैं, 1। तो 1 के रिस्पेक्ट में जो हमारा 2 और जो हमारा 6 होता है वो है क्या, इसे हम बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलेंगे, ऑर्थो, ठीक है। और जो हमारे 1 के रिस्पेक्ट में 3 और 5 होंगे उसे क्या बोलेंगे, मेटा। और 1 के रिस्पेक्ट में जो हमारे पास 4 होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पैरा। एक बात और बता दूं कि जो ऑर्थो होता है O से डिनोट होता है, मेटा को हम M से और पैरा को P से डिनोट करते हैं। इसको बहुत अच्छे से याद रख लो, ठीक है। देखो इसी में एक चीज और चेंजेस दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो डिफरेंस है ना बिल्कुल दिखेगा। अब मान लो मैं उस ग्रुप को यहाँ ले लूं, मैंने क्या बताया कि ग्रुप जहां पे लगेगा मेन ग्रुप, नंबर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। तो 1 के रिस्पेक्ट में जो 2 और 6 है
वो क्या है, ऑर्थो। जो 3 और 5 है वो क्या है, मेटा। आप देख सकते हो 1 के रिस्पेक्ट में जो 4 है वो क्या है, हमारा पैरा। तो याद रखना मेन ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप जहाँ भी लगेगा वहीं से हमारा ऑर्थो मेटा पैरा डिसाइड करना स्टार्ट हो जाता है। इस बात का क्लियरली आपको याद होना चाहिए, चाहे तो आप लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो दिस वन वुड बी ऑर्थो, दिस वन वुड बी मेटा एंड दिस वन वुड बी पैरा। बहुत ही अच्छे से आप इसको लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे भी क्या है, ये ऑर्थो, ये हमारा मेटा और ये क्या है, पैरा। कहीं पे भी ग्रुप लगे तो नोट इट डाउन। अब देखो इसके बेस पे मैं आपको आइडेंटिफाई कराने वाला हूँ कि कैसे -m और +m डिसाइड करते हैं, देन वी विल स्टार्ट द रेजोनेंस। चलो देखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर हमें कैसे डिसाइड करना है कौन +m है। मान लो अभी मैं बताने जा रहा हूँ +m के बारे में, अब क्योंकि +m की वजह से क्या होता है, +r। अब +m के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, तो लेट्स सी यहाँ पे अगर कोई ग्रुप है और वो सिंगल बॉन्ड ही है या कोई बॉन्ड ही नहीं रखा है, ठीक है, ग्रुप तो है, कोई बॉन्ड ही नहीं रखा, मतलब किसी अदर एटम के साथ, रिंग के साथ तो कनेक्ट है लेकिन किसी अदर एटम के साथ कोई बॉन्ड नहीं रखा है और उसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं है, तो ऐसे ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। तो ये किसका काम करेंगे, +m का। फिर से देखो, ऐसा ग्रुप जो किसी और एटम के साथ बॉन्ड नहीं रखे हैं, वो सिर्फ रिंग के साथ कनेक्ट है, दे ऑलवेज विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द रिंग, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करें किसको, रिंग को, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इज +m। अब देखो यहाँ पर अगर वही सेम चीज को मैं ले रहा हूं और यहाँ वो ग्रुप किसी के साथ कनेक्ट है, भाई हाइड्रोजन हो सकता है, मान लो मैं लिख भी देता हूँ ये ग्रुप है, कोई हाइड्रोजन है उसके साथ, आप समझ सकते हो ना। तो ग्रुप जो है हाइड्रोजन के साथ तो क्या है, सिंगल बॉन्ड रखा है, रिंग के साथ भी सिंगल बॉन्ड ही है, तो ऐसे केस में वो ग्रुप किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, किसको, रिंग को। तो देन ऑल्सो यू आइडेंटिफाई हियर दिस इज ऑल्सो +m। जैसे A+m था वैसे वो भी क्या है, +m है। अभी आपको और भी इतना ही नहीं और भी दिखाता हूँ। अब देखो अगर आपके पास फिर से वही सेम रिंग लो, अब सोचोगे कि सर यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ बनाया, यहाँ क्यों, यहाँ मैंने अभी इसकी स्टार्टिंग बताया था कि बेंजीन रिंग अच्छा है, ऐसे आप लिखो या ऐसे लिखो, देयर इज नो डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे वो ग्रुप है, ठीक है। अब मान के चलो कि यहाँ पे इसके साथ सिंगल बॉन्ड रखा है, लेकिन यहाँ ऐसा ग्रुप है जिसके पास क्या है, यहाँ अगर देखा जाए ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे भी, लेकिन ये जो ग्रुप है वो डबल बॉन्ड रखा है किसके साथ, जेड के साथ। तो आपको क्या देखना है, जो ग्रुप है और रिंग के साथ जो कनेक्ट है, क्या वो ग्रुप डबल बॉन्ड रखा है, क्या नहीं रखा है भाई, उसके बाजू वाला जो एटम है यानी ये वो डबल बॉन्ड रखा है। तो इस वजह से ऐसे ग्रुप भी किसका काम करेंगे, +m का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। मैं फिर से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखो ये ग्रुप है, आपको बस याद रखना है इस टर्म्स को, कोई भी एटम हो यहाँ और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो जाए, क्या हो जाए, यहाँ मैंने साथ जेड लिया था या एक्स लिया था, यहाँ जेड ले लेता हूँ और यहाँ क्या लेता हूँ, वाई लेता हूँ। तो देखो ऐसे ग्रुप अगर आते हैं, ठीक है, ऐसे अगर ग्रुप हमारे पास आ रहे हैं इस टाइप के, आप पहले इस ग्रुप को देखो, क्या है कहीं पे डबल बॉन्ड रखा है, नहीं ना। तो ऐसे ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ, रिंग को, तो भी किसका काम करेंगे, +m का। देयर इज 3 टर्म्स या 3 कह सकते हो कि यहाँ पे स्टेप्स है जिसके बेस पे हम +m को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपको बिल्कुल कोई भी ग्रुप को याद करने की जरूरत नहीं। हाँ, हम ऑर्डर इसलिए याद करते हैं जिससे कि हम उनकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर सके, मेजर कर सके। तो एक ग्रुप है जिस पे आप अच्छे से याद कर सकते हो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर कुछ एग्जांपल की बात किया जाए, सपोज करो कि अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ Cl। हाँ, एक प्रॉपर्टी और बताना चाहूँगा, जो हैलोजन होते हैं ना, रिंग के साथ अगर इंडिविजुअली कनेक्ट है तो रेजोनेंस में होने की वजह से इलेक्ट्रॉन भले ही दे, लेकिन अपनी इंडक्टिव इफेक्ट की प्रॉपर्टी ये लूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे हैलोजेंस की जो इंडक्टिव इफेक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है उसके मेजोमेरिक से, याद रखना। लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस होने की वजह से इनको इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। तो क्या इसकी तरह है, देख सकते हो, क्योंकि देगा तभी जब ये बॉन्ड
बाहर निकलेगा। सेम केस यहाँ पे भी, इसका भी एग्जांपल अगर मैं लूँ तो आप नोट कर सकते हो, देखोगे आपको लगेगा हाँ ये तो सही बात है भाई, सर ने तो सही बताया कि ऐसे होता है, जो आज तक किसी ने नहीं बताया। आप देख सकते हो। तो ऐसे ग्रुप भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, याद रखना। इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें भी आपको लगेगा हाँ सर ने तो सही बताया, कोई ग्रुप है। अब ग्रुप, क्योंकि एग्जाम्पल की बात मैं कर रहा हूँ तो ले लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे मान के चलो कि अगर एग्जाम्पल है जैसे NH है और C डबल बॉन्ड क्या है, O है और CH3 है, देख सकते हो। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। तो याद रखो, आपको याद करने की ज़रूरत है क्या कि कौन प्लस M है, नहीं, बस जो मैंने टर्म्स या टर्मिनोलॉजी जो बताया आपको उसको याद कर लेना है। ठीक है, अब आगे की बात करेंगे। यहाँ पे सेम चीज़ मैं लेता हूँ और आपको बताऊँगा किसके बारे में, -M। ठीक है, -M कि इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। तो देखो, आपको रिंग में देखना है। अगर रिंग आप ले रहे हो और इसमें क्या है, आपके पास ग्रुप है और ये डायरेक्टली किसी के साथ क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा आउटसाइड ऑफ द रिंग जाएगा। तो ऐसे केस में आपको समझ जाना है क्या है, -M। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही ग्रुप डबल बॉन्ड रखा, अब कौन सी ग्रुप, इधर उधर मत सोचना, ऐसे ग्रुप जो रिंग के साथ कनेक्ट है और वो किसी और के साथ है लेकिन डबल बॉन्ड है, तो ऐसे केस में किसका काम करेगा, -M का। सिमिलरली यहाँ पे सेम चीज, अलग एक अदर एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे वही ग्रुप है और किसी के साथ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो आउटसाइड ऑफ द रिंग होता है। ऐसे पे भी क्या करेगा, -M का काम। ठीक है, चलो एग्जांपल दिखा देता हूँ जिससे आप क्लियर हो जाओ। बट ऑर्डर याद करना भूलना नहीं बच्चों, क्योंकि ऑर्डर अगर आप भूल गए तो आप नहीं कर पाओगे। देखो एक ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला पार्ट लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे क्या H है, एल्डिहाइड वाला पार्ट आप देख सकते हो। जो मैंने वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला पार्ट लिखा था यहाँ पे आप दिखा सकते हो। ठीक है, आप अब सोचो कि मुझे कैसे पता है, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है। अगर आप लुईस डॉट, लुईस क्रॉस स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है तो उसके डायग्राम के बेस पे आप पता कर सकते हो कि जो डायरेक्टली बेंजीन के साथ कनेक्ट है वो कितना बॉन्ड दो एटम के बीच में रख रहा है। सॉरी बच्चों, तो समझ में आया, इसको अच्छे से आप नोट कर सकते हो। अब मैं एग्जांपल एक एक दिखाता हूँ रेजोनेंस के बारे में, ठीक है, जिससे आपको पता चले। और फिर इसके कुछ रूल्स है, इसके एप्लीकेशंस है जो मैं आपको बताऊंगा इसके आगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे +M और +R की, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैं आपको, यानी काफ़ी ज़्यादा तो नहीं दूंगा, नहीं तो आप बोलोगे सर भी कुछ भी दे देते हैं। मैं आपको कम से कम 2 या 3 एग्जाम्पल तो दूंगा जो आपको करके भेजना है, यानी आपको लिखना है और आपको चैट बॉक्स में लिखना है यस आई एम डन। चलो देखते हैं +M और +R। तो देखो ये है रिंग हमारा। अब +M देखना है तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्लोरीन लेता हूँ, आप चाहे तो आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा यहाँ पे मैं ग्रुप लूँ जिससे आपको समझ में आए। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लोरीन लिया। अब आप जानते हो कि क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बैलेंसिस की बात किया जाए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो इसकी वैलेंसी 1 होती है, -1, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, जिसमें ऑलरेडी एक बॉन्ड बना चुका है। इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं अभी, 3 पेयर, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। अब रेजोनेंस में होने के लिए जाहिर सी बात है, मैंने बताया +M रिस्पॉन्सिबल होगा यहाँ पे +R के लिए। तो होगा क्या कि देखो, जैसे ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है बच्चों, ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में है, यहाँ और यहाँ है इनके बीच में। लेकिन जैसे ही बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो एक बॉन्ड पे आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसके कार्बन के पास जाएगा, इस कार्बन के पास। तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। तो इसलिए क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा इसको। जब देगा तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चर है, आप ऐसे दिखा सकते हो कि क्लोरीन जैसे ही दिया, डबल बॉन्ड बनाया, देते ही क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया, और इसके पास इसके 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अभी भी है। और ये जो बॉन्ड यहाँ से निकला वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, एंड रेस्ट बॉन्ड एज इट इज रहेगा, उसको आपको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो, फिर से आप अच्छे से देखो जैसे आपको समझ में आए। एंड देन अगर आगे हम कैरी करते हैं यहाँ पे इसी को,
तो ये जैसे ये बॉन्ड फिर से यहाँ शिफ्ट हुआ, क्योंकि ये जो बॉन्ड है आप देख सकते हो इस और इस कार्बन के बीच में है, तो ये जो माइनस है ये कहाँ शिफ्ट होगा, ऑब्वियसली यहाँ शिफ्ट होगा, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ जा रहा है तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है इस कार्बन के बीच में। तो क्या हो जाएगा अगर देखा जाए तो ऐसे आप देखो बहुत अच्छे से, तो क्लोरीन जो डबल बॉन्ड बना चुका है उसको एज इट इज आप रखो और आप क्या करो, इस बॉन्ड को दिखाओ, ये बॉन्ड कहाँ आया, यहाँ आया, और ये जो बॉन्ड है ये कहाँ चला गया, इसके नेगेटिव के फॉर्म में ये बॉन्ड यहाँ आ गया। अब देखो नेक्स्ट डायग्राम में आप क्या दिखा सकते हो भाई कि ये जो बॉन्ड है, पहले तो इसको दिखाओ, इस कार्बन और कार्बन के बीच में आएगा यहाँ यहाँ, ये तभी आएगा जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, कहाँ है, यहाँ। तो अगर आपको देखना है तो इसको आप 1-2 बार पॉज करके अच्छे से देख सकते हो, वीडियो पॉज करो और फिर उसके बाद देखो कि मैं कैसे करा रहा हूँ। अभी आप देख सकते हो कि बॉन्ड तो यहाँ पे एज इट इज है, ऊपर वाला भी बॉन्ड, जो रेस्ट बॉन्ड है मैं एज इट इज ही रख रहा हूँ जिससे आपको कोई डाउट ना हो, आप देख सकते हो। और जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये माइनस कहाँ है, यहाँ पे, क्योंकि माइनस कौन है, ये बॉन्ड है जो ये शिफ्ट हो रहा है, देख सकते हो, दिखाई दे रहा है आपको, आई होप। अब देखो इसमें एक और स्ट्रक्चर है जो आपको देखना है, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जाएगा तो जाने से पहले क्लोरीन अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, वो अपने प्रीवियस पोजीशन में आ जाएगा, और यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा आ जाएगा, क्लोरीन फिर से अपने प्रीवियस पोजीशन में आ गया, जो बॉन्ड है ऐसा आ गया। तो देखो कितने स्ट्रक्चर यहाँ पे बने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो बच्चों देखो ध्यान से, फर्स्ट और जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है दोनों में डिफरेंस अगर देखने को आपको मिलेगा कुछ नहीं है, क्योंकि सिर्फ पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हुआ है, यहाँ पाई बॉन्ड यहाँ था और यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पे है, नो डिफरेंस। तो ऐसे को हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं जो काफ़ी स्टेबल होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर है ये याद रखना, फर्स्ट एंड फिफ्थ जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, याद रखना, क्योंकि दोनों हाइब्रिड स्ट्रक्चर होते हैं। और जो बीच के दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें बॉन्ड डिलोकलाइज होता है तो एनर्जी ओबियसली वहाँ पे क्या रहा है, एनर्जी भी डिलोकलाइज हो गया, एनर्जी भी हमें देना या रिलीज करना पड़ेगा इस केस में अगर देखा जाए, क्योंकि स्टेबल फॉर्म में ना फर्स्ट और फिफ्थ, लेकिन यहाँ पे इनकी बॉन्ड डिलोकलाइज हो रही तो एनर्जी का भी क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, एनर्जी भी चेंज हो रहा है। तो इस वजह से, और ऊपर से चार्ज फॉर्म में है, और जो चार्ज फॉर्म में होते हैं ऑब्वियसली आप कह सकते हो कि न्यूट्रल फॉर्म से क्या होते हैं, कम स्टेबल होते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो स्टेबल होगा जिनके चार्ज काफ़ी पास है, क्योंकि वो आसानी से बॉन्ड को फॉर्म कर सकते हैं, जैसे ए और ए, यानी सेकेंड देख सकते हो और आप फोर्थ देख सकते हो कि क्योंकि ये एक दूसरे के चार्ज काफ़ी क्लोज है, तो इसका मतलब इसके बाद जो स्टेबल होगा वो सेकेंड एंड फोर्थ होगा। एंड हाईली अनस्टेबल क्या है, ये जो अपोजिट चार्जेज एक दूसरे के काफ़ी दूर है, देख सकते हैं ना थर्ड वाला, क्योंकि ये आसानी से बॉन्ड बना नहीं सकते, इस वजह से यहाँ पे थर्ड क्या हुआ, लेस स्टेबल। तो ये जो ऑर्डर है बच्चों, आप ये ऑर्डर हर किसी में दिखा सकते हो। अगर यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग आ रहा है तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, और इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, सो इग्नोर नहीं करना, आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। जैसा भी मैंने बताया, आप इससे नोट कर लो, वीडियो पॉज कर लो, अच्छे से देख लो, फिर मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा जो आपको करना है। और ऐसे जो एग्जांपल्स हैं प्लस एम और प्लस आर है, क्योंकि जो ग्रुप है उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब बोलोगे सर ये क्या है, ये सब क्या है, क्यों पढ़ा रहे हैं? अब देखो मैं आपको बताता हूँ। आपने इसके पहले अटैकिंग ग्रुप के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग ग्रुप या पॉजिटिव लविंग ग्रुप बोल सकते हो आप उसको। अब एक बात बताओ कि इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में इसके ऑर्थो पैरा पे क्या चार्ज आ रहा है? आप देखो ध्यान से, यहाँ क्या चार्ज आया, माइनस। तो ये इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में क्या है, ऑर्थो। इसमें क्या देख रहे हो, ये कौन सा है, पैरा। यहाँ पे भी क्या रहा है, माइनस। यहाँ देखो क्या है, ऑर्थो, यहाँ पे भी क्या रहा है, माइनस। मेटा पे आप कहीं पे भी देख रहे हो, यहाँ पर यहाँ पे कोई चार्ज है? देयर इज नो चार्ज ऑन मेटा, कोई चार्ज नहीं है मेटा पर। लेकिन ऑर्थो पैरा पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसका मीनिंग ये निकलता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है,
तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा है तो कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसे केस में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि एनी इलेक्ट्रोफाइल कैन बी इजिली अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन बिकॉज ऑफ कि इन द प्रेजेंस ऑफ प्लस m ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप will be electron rich position, hence any electrophile can be attack easily। समझ में आया? कहने का मीनिंग है कि अगर आपका प्लस m ग्रुप है तो उसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कहां पे? ऑर्थो पर और पैरा पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस वजह से अटैक करता है यहाँ पे। तो इसको नोट कर लो, आप फटाफट नोट कर लो और मैं आपको फिर इसके ऊपर भी रिएक्शन करके दिखाऊंगा। एक मैं एग्जांपल पहले बता देता हूँ कि इसका -m का और उसकी वजह से हमारा क्या आ जाएगा? -r आ जाएगा। तो पहले आप इसको नोट कर लो। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ है -m और -r का। अब सपोज कर लो कि यहाँ पे मैंने ग्रुप जो लिया हुआ है, आप ध्यान से बस देखना, थोड़ा रिंग में बढ़ा लेता हूँ जैसे आपको समझ में आए। मैंने रिंग बढ़ा ले लिया यहाँ पे। यहाँ पे क्या है हमारे पास? C ट्रिपल बॉन्ड N है। अब ये ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी ओर। तो जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, इस बेचारे के ऊपर प्लस आ जाएगा। तो अब ये भी इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा ना, तो दैट विल पुल फ्रॉम द रिंग। तो ये देख सकते हैं रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपका अगर दो, जैसे आपके पास मान लो एनी हाउ 10 रुपीज होने चाहिए आपको अपनी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। किसी ने आपसे 2 रुपये ले लिया तो आपके पास 2 की कमी होगी ना, 2 रुपये की। तो अब क्या करोगे? आप अपने से वीक पर्सन से 2 रुपीज क्या करोगे? पुल कर लोगे या ले लोगे, जिससे कि आपकी 10 रुपीज मेंटेन रहे, बैलेंस रहे, जिससे आप हमेशा स्टेबल हो। तो वैसे ही रेजोनेंस में होता है। जैसे ही नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पुल किया ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, तो कार्बन हो जाएगा प्लस। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, तो कार्बन क्या करेगा? रिंग से इलेक्ट्रॉन जैसे ही पुल करेगा तो ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में, इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड ऐसे। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से तो डबल बॉन्ड बन ही गया था, क्योंकि जब पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, क्योंकि 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी थे, तो एक बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो डबल बॉन्ड बचे। और इसके ऊपर क्या आ गया? माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। रेस्ट, क्योंकि ये बॉन्ड जब वहाँ निकल गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, तो इस कार्बन के पास देख सकते हो प्लस आ जा रहा है। और रेस्ट एज इट इज आप लिख सकते हो, यहाँ पे एज इट इज आप लिख सकते हो, ठीक है। रेस्ट को आप एज इट इज लिख सकते हो, तो ऐसे, और ये ऐसे आप देख सकते हो। अब फिर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप दिखा सकते हो कि अब ये बॉन्ड चाहे बाहर से दिखाओ या अंदर से, यहाँ अगर शिफ्ट होता है तो प्लस कहाँ जनरेट होगा? यहाँ पे, क्योंकि ये प्लस, जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड अंदर से दिखाओ या बाहर से दिखाओ, डजेंट मैटर, ये बॉन्ड जैसे यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन रहेगा? नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि क्यों प्लस आया? क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो बॉन्ड यहाँ पे दिखा दो, और यहाँ पे ऑलरेडी बॉन्ड था वो भी दिखा दो। बाकी को आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, डिस्टर्बेंस में नहीं दिखाना है, एज इट इज लिख देना है। इस तरीके से आप देख सकते हो। अभी नेक्स्ट में क्या होगा? ये जो बॉन्ड है यहाँ अगर शिफ्ट होगा, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ तो बॉन्ड रहेगा ही ना, शिफ्ट होने के बाद कमी कहाँ आएगी? यहाँ पर। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ पे जो है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होता दिखाई दो, इसके ऊपर क्या माइनस है, यहाँ बॉन्ड शिफ्ट हो गया था, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, और प्लस कहाँ गया? यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये बॉन्ड जैसे यहाँ शिफ्ट हुआ तो प्लस वहाँ जनरेट हुआ। अब क्या होगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो होगा क्या कि जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा वैसे ही ये कार्बन से, मतलब कार्बन जो है नाइट्रोजन की ओर इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हो कि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, या ये भी कह सकते हो कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड डिलोकलाइजेशन है ना, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फर्दर अपने प्रीवियस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए बॉन्ड आया, यहाँ पे ए बॉन्ड आ जाएगा और ये फिर से अपने प्रीवियस फॉर्म में आ गया। तो इसमें भी सेम आप स्टेबिलिटी दिखा सकते हो, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 4 और ये स्ट्रक्चर 5। और इसमें अगर आपसे पूछे कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर है, जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है फर्स्ट एंड फिफ्थ, दे आर मोर स्टेबल। तो मतलब फर्स्ट एंड फिफ्थ इज मोर स्टेबल। किससे? अब इससे क्या होगा, क्योंकि इनके चार्ज थोड़े पास है, इनके भी चार्ज थोड़े पास है, सेकेंड और फोर्थ से ज़्यादा स्टेबल है, और सेकेंड फोर्थ ज़्यादा स्टेबल है किससे? थर्ड वन से, क्योंकि इनकी चार्ज काफ़ी दूर है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट। तो इस वजह से यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? थर्ड। तो ये भी हमारा एक स्टेबिलिटी ऑर्डर है। हाँ, यहाँ पे एक बात और आपको सीखनी है कि भाई चलो ठीक है, यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन अटैक करेगा। तो आप देख सकते हैं इस ग्रुप के प्रेजेंस में ऑर्थो पर, पैरा पर और ऑर्थो पर दिखाओ, देखो ऑर्थो पर, पैरा पे और ऑर्थो पर क्या आ रहा है? प्लस चार्ज आ रहा है। और प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। अब इसके पास ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। तो यहाँ कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहाँ अटैक करता है अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए, क्योंकि वो न्यूक्लियस लविंग होता है, प्रोटॉन लविंग होता है। प्लस जनरेट हो रहा है, इसका मतलब ये प्रोटॉन है और इसके ऊपर जाके अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। ये याद रखना, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो वहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है न्यूक्लियोफाइल, अगर ऐसा बात करें तो इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लो। इसके ऊपर भी मैं रिएक्शन दिखाऊंगा और पहले वाले के ऊपर भी रिएक्शन दिखाऊंगा। पहले वाला मतलब प्लस एम और माइनस एम दोनों के ऊपर मैं दिखाने वाला हूँ, प्लस एम से प्लस आर, माइनस एम से माइनस आर, दोनों का मैं यहाँ पे एप्लीकेशन भी बताऊंगा। और इसके बाद अभी तो एरोमेटिक का है, इसके बाद एलिफैटिक का रेजोनेंस भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है, जो मैं आपको अगले वीडियो में इसको शेयर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आप एक काम कर सकते हो, इसको नोट कर लो और मैं आपको कुछ एग्जांपल दे के रख रहा हूँ जो आपको करने हैं और मुझे बताने हैं भाई कि क्या होगा। जैसे देखो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ Br और यहाँ पे है नेक्स्ट में मान लो C डबल बॉन्ड OH और एक और दे देता हूँ, दो और दूंगा, एक नहीं। यहाँ है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और एक लास्ट जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें आपको रेजोनेंस दिखाना है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है किसमें प्लस एम कौन है और माइनस एम कौन है, और प्लस आर किसमें होगा, माइनस आर किसमें होगा, और किसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला है, किसमें न्यूक्लियोफाइल। तो मैं देखना चाहूँगा कि आप कितने अच्छे से आपने सीखा है और इसको आप कर सकते हो। अगर हो जाए तो आपको मैसेज कर देना है, आई एम डन। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड बाय बाय।